तो जैसा कि देख पा रहे हो कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, तो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जिन खर्चों का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उनको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो डायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते थे उनको आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते थे, और जो इनडायरेक्ट वाले खर्चे होते थे उनको क्या करते थे? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया करते थे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? किसी प्रोडक्ट के होते हैं या किसी डिपार्टमेंट के होते हैं, तो डायरेक्टली हम उनको वहां पे एलोकेट करते हैं, वहां पे शामिल करते हैं। और जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो यूजली क्या होते हैं? सारे प्रोडक्ट के होते हैं कंबाइंड, तो उनको हम लोग बांट बांट के हर जगह लिखा करते हैं। ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही सम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद। फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बनते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट नहीं बनते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट लेबर है, रॉ मटेरियल है, पावर है, फैक्ट्री का रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट एग्जाम्पल लिखे हैं। ये जो यहाँ डिफरेंस बताया गया है वो टेक्निकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मद्देनजर रखते हुए बताया गया है, जबकि हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, तो कॉस्ट में कैसे चीज़ें चलेंगी? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कभी कभी सवाल आता है। तो पहली बात तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि एएस होते हैं अकाउंटिंग में, क्या होते हैं? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब आप ऑडिट पढ़ोगे तो वहाँ होते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, जब आप टैक्स पढ़ते हो तो वहाँ होते हैं आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। वैसे जब आप कॉस्ट पढ़ते हो तो यहाँ होते हैं क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो 24 होते हैं, जिसमें से दो तीन के नाम अभी आपको याद कर लेने हैं। एक चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था मटेरियल, तो उसका CAS 6 होता है। एक पढ़ा था हम लोगों ने लेबर, जिसका क्या होता है? CAS 7। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ने जा रहे हैं इसका CAS कौन सा है? CAS 10। याद रखना है आपको, कभी कभी MCQ में आ जाता है। मेनली जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो इसके डेफिनेशन कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनका डायरेक्टली रिलेशन हो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में, उनका लिंकेज हो डायरेक्टली। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, इसकी एक और डेफिनेशन दी गई है, डायरेक्ट एक्सपेंस उनको कहा जाता है जिनको हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो किसी प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे हमने बताया था एग्जांपल आपको, शर्ट बनी है, तो जो चीज़ें मटेरियल वगैरह दिख रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ती हैं, जिनको आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो, वो होते हैं डायरेक्ट। जिनको आसानी से ट्रेस नहीं कर सकते हो लेकिन खर्चे होके रखे हैं, वो क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट। तो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। और मेन आइटम याद रखने हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं, यानी उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? रॉयल्टी। रॉयल्टी चाहे वो प्रोडक्शन वाली हो चाहे सेल वाली हो, रॉयल्टी हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। जॉब चार्जेस, ठीक है, कोई मान ली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग सा काम दिया। जैसे एक सवाल आया था कि उस सवाल में क्या था? एडवर्टीजमेंट एजेंसी थी कॉस्ट सीट वाले में, और आपके पास फोटोग्राफर नहीं था तो आप बाहर से हायर किए थे, तो उसके खर्चे कहाँ जोड़ेंगे? उसी कॉस्ट में जोड़ेंगे। तो अगर कोई काम आपने कराया है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी की सर्विसेज आप ली हैं, तो उस सर्विस का भी जो खर्चा आएगा उसी में हम लोग ऐड ऑन करेंगे। फिर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो उस काम को करने में, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस जॉब को परफॉर्म करने में, कोई अलग सा इक्विपमेंट लेके आए हैं किराए पे, तो उसका किराया कहाँ जोड़ेंगे? उसी में जोड़ेंगे। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है। तो मेनली आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? रॉयल्टी, चाहे रॉयल्टी प्रोडक्शन वाला हो चाहे सेल वाला हो। जॉब चार्जेस, हायरिंग चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन, कोई सॉफ्टवेयर स्पेशली यूज किया है आपने उस प्रोडक्ट में, उस काम को करने में। जॉब का मतलब वो वर्क, उस वर्क को करने में कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज किया है तो सॉफ्टवेयर के जो संबंधित खर्चे होंगे। और अगर किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कहीं आपको आना जाना पड़ गया है तो उसके खर्चे भी उसी जॉब पे लिए जाएंगे। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स पे दो छोटे छोटे सवाल हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आओ सवाल करते हैं। दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं, इनसे कभी कभी सवाल आ जाता है, MCQ टाइप का आता है, क्योंकि छोटा ही टॉपिक है तो कितना बड़ा सवाल पूछेगा। तो आपको निकालना इसमें क्या है? कंप्यूट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो भैया अभी हमने बताया था
कि जो रॉयल्टी होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होती है, चाहे वो रॉयल्टी कौन सी हो, सेल्स वाली, और चाहे वो रॉयल्टी कौन सी हो, प्रोडक्शन वाली। तो प्रोडक्शन वाली भी यहाँ आएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और सेल वाली भी यहाँ आएगी। हायरिंग चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट, ये भी बताया था अभी, तो हायरिंग चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट जो उस काम को परफॉर्म करने में यूज हुआ हो, वो भी आ जाएगा। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस भी अभी आपने पढ़ा था, तो डिजाइनिंग चार्जेस भी आएंगे। सॉफ्टवेयर कोई यूज किया है आपने प्रोडक्शन में तो वो भी आएगा, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस 22,000 के। तो इस सवाल में तो कोई ऐसा खर्चा नहीं दिया है जो डायरेक्ट नेचर का ना हो। कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है तो एक दो फालतू के लिख देगा जो शामिल नहीं होंगे, है ना, तो आपको याद रखना है डेफिनेशन, तभी हो पाएगा। तो ये हो गए आपके क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताओ जरा सम करके कितना हुआ, 89,000। तो ये इसका आंसर आ गया है, बड़ा इजी सा सवाल था। एक और सवाल देखो, 47। इन्होंने कहा है कि दो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, एक्स और वाई। एक्स के बनाते हैं 20,000, वाई के बनाते हैं कितने, 15,000। बेचते अलग अलग क्वांटिटी हैं, बनाते अलग अलग क्वांटिटी हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि जो रॉयल्टी ऑन सेल होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जितने यूनिट आपने सोल्ड करें, और जो रॉयल्टी प्रोडक्शन वाली होगी वो डिपेंड करेगी कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस करें। तो रॉयल्टी ऑन सेल्स है, उसका हिसाब किताब क्या बताया गया है, 2 रुपए पर यूनिट सोल्ड। तो जितने यूनिट सोल्ड किए गए हैं, सोल्ड कितने किए गए हैं, इनके 15,000, इनके 12,000, इनको दो दो से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15,000 इंटू 2 करोगे तो 30,000 आ जाएगा, और 12,000 इंटू 2 करोगे, टोटल मिला के 54,000 हो रहा है। 54 दे भी रखा है तुमको, तो वेरीफाई भी हो गया। इसी तरह रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन जो लोगे वो 1 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस लेना है, तो यूनिट प्रोड्यूस वाले में एक एक से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इसका आ जाएगा 20,000 और इसका कितना आ जाएगा 15,000। टोटल 35,000 हुआ, तो नीचे से तुम्हें 35,000 वेरीफाई भी हो रहा है क्योंकि टोटल अमाउंट आपको 35,000 दे भी रखा है। इसके बाद कुछ और खर्चे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है हायरिंग चार्जेस, लेकिन हायरिंग चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट है जिसका यूज आपने किस प्रोडक्ट को बनाने में किया है, सिर्फ एक्स को बनाने में, तो डायरेक्टली हम किस में चढ़ाएंगे उसका पैसा, एक्स में लिखेंगे, वाई में नहीं लिखेंगे। दो और खर्चे आपको दे रखे हैं, एक डिजाइनिंग चार्जेस वो अलग अलग आपको दे रखे हैं 15,000 18,000, और एक और खर्चे दे रखे हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट चार्जेस 24,000 36,000। टोटल कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा एक्स का और वाई का, कितना हो रहा है बेटा टोटल, हाँ बेटा 94 93,000। समझ गए। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें आपको डेफिनेशन याद रखनी है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, और छोटे छोटे इस तरीके के सवाल आ जाते हैं 2 नंबर में, बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं है। चलो नोट कर लो बेटा।